हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी लेखक कामतानाथ द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कहानी है। कामतानाथ की कहानियाँ जीवन से उठाई गई कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जिनमें किस्सा गोई का अंदाज भी दिखाई पड़ता है, जैसे टूटी टांगें, संन्यास, अमन का दूत और देवी का आगमन। निश्चय ही उनकी कहानी कला का एक पक्ष किस्सा गोई की परंपरा से जुड़ता है, मगर ये निखालिस किस्सा गोई नहीं है, उसका भी कोई न कोई मकसद है। जैसे अमन का दूत राष्ट्र के जीवन में फैले भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है, संन्यास के विकल्प की व्यर्थता का बोध कराती है, और देवी का आगमन धार्मिक अंधविश्वासों का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाने की वृत्ति पर चोट करती है। तो आज की हमारी कहानी है देवी का आगमन। शुरू करते हैं कहानी। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, ठाकुर हरनाम सिंह की चौपाल गांव भर का रेडियो स्टेशन है। जाड़ों में जलते अलाव के चारों ओर, गर्मियों में खुले आकाश के नीचे हाथों में ताड़ के पंखे लिए हुए तथा बरसात में टपकती हुई छत के नीचे लोगों का जमावड़ा होता है। देश की सीमांत समस्या से लेकर पंचवर्षीय योजना, भूटान, एटम बम, संयुक्त राष्ट्र संघ, चोरी डाका, सभी पर बहसें होती है, परंतु प्राथमिकता सदा ऐसी बातों को दी जाती है जैसे किसकी लड़की किसी के साथ भाग गई, किसी की पत्नी छिप छिपा कर किससे मिलती है इत्यादि। और राजनीतिक विषयों पर तो वह विचार सुनने को मिलते हैं जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी न मिलेंगे। कौन देश किस पर आक्रमण करने वाला है, कब महायुद्ध शुरू होगा, चंद्रमा पर मनुष्य का प्रस्थान और यहाँ तक कि प्रलय कब होगी, इस संबंध में भी घंटा, क्षण, पल तक भगवान दीन मिसिर को पता है। और चंपा सिंह को तो सब लोग दादा कहते हैं ही इसलिए ही है। उनकी खबर आज तक झूठी नहीं हुई। लोग कहते हैं उनके घर में रेडियो है, उसी पर सारी खबरें आती है। आज तक देखा न सुना कि मशीन भी बोले। गजब है भाई। ठाकुर हरनाम सिंह मामूली आदमी नहीं है। लोग कहते हैं कि उनके घर में पुरखों का धन जमीन में गड़ा है। उनके दादा तो वैसे भीख मांगते थे। 4 आने रोज की मजदूरी और दोपहर के पाव भर गुड़ भीख ही मांगना था, मगर भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तीर्थ करने गए थे, स्टेशन से लौट रहे थे कि रास्ते में झक्कड़ बाबा वाले ओसर में उन्हें लक्ष्मी मिली। बड़े बड़े हंडे सोने की मुद्राओं से भरे हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा तो हाथ जोड़ दिए। लक्ष्मी भी उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ खड़े हो और मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, धन भाग हमारे। उन्होंने उत्तर दिया, फिर हाथ जोड़कर पूछा, कब तक वास करोगी देवी? लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे आने तक, और आगे बढ़ गई। वह सोच में पड़ गए। पत्नी और छोटे छोटे बच्चे, 3 लड़के तथा 2 लड़कियां थे। एक और संतान का मोह, दूसरी ओर माया का। बहुत सोच विचार कर वह उल्टे लौट गए। आज तक पता न चला तब से लक्ष्मी का वास है उनके घर में। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने गदर के ज़माने में एक गोरे की जान बचाई थी। 7 दिन अपने घर में छिपा कर रखा था उसे, वही उनको सब ज़मीन जायदाद दे गया। कुछ भी हो, हरनाम सिंह की कोठी दूर दूर तक मशहूर है। जितने भी डिप्टी दरोगा आते हैं हरनाम सिंह के यहीं ठहरते हैं। सारे जवार में रोब है, इसी से तो सब आकर हाजिरी बजाते हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, हरनाम सिंह के अलाव के घेर में बैठे सब बराबर हैं। वैसे हरनाम सिंह स्वयं अंगूठा लगाते हैं, मगर बुद्धि में बड़े बड़े उनका लोहा मानते हैं। आज सवेरे से मूसलाधार बारिश हो रही है। रह रहकर बिजली चमकती है तथा बादल गड़गड़ाते हैं, मगर हरनाम सिंह की चौपाल में लोगों के जमाव में कोई फर्क नहीं है। रोज की भांति भीड़ है,
बल्कि आज कुछ ज़्यादा ही है। अभी कुछ देर से वर्षा रुकी थी, परंतु अब फिर शुरू हो गई है। बताओ, अभी जेठ का महीना, कल तक चिल्ले की कड़कड़ाती धूप थी, आज मूसलाधार बारिश। इस कलयुग में जो न हो कम है। मेरी मानो, चंपा सिंह बोले। तो ठाकुर साहब, ये सब अटम बम की करामात है, यही ससुर सब मौसम बिगाड़े है। इसका बड़ा प्रभाव है ठाकुर साहब। पानी यूं बरसाए, आग यूं लगावे, जो न करे सो कम है। सुकुल जी आदत से मजबूर हैं। चंपा सिंह की बात बिना काटे नहीं रह सकते। बोले, बस बस दादा, रहने दो। तुम का तो जो कुछ है आटम बम है। महंगाई बाढ़े तो आटम बम, पानी बरसे तो आटम बम, सूखा पड़े तो आटम बम, बहिया आवे तो आटम बम। अरे ये सब परलोक के लक्षण नहीं है। तो चारों ओर पाप वृद्धि बढ़ा रहा है संसार पर। आगे कुछ समझ में न आया तो वह मिश्री जी की ओर देखने लगे। मिश्री जी ने हाँ में हाँ मिलाई। सो तो सही है भाई, शास्त्रन में लिखा है कि परले अब निकट है। रामू काका, जो अब तक तंबाकू मल रहे थे, चुटकी से होंठ में दबाए हुए बोले, परले तो अब तक रही, मारे गर्मी के जान निकली जा रही है। अब आज जो तनिक पानी बरसा तो सब जने मीन मेख निकाल रहे हैं। वाह रामू काका, खूब कहे। उनके दिल से पूछो जिनकी फसल अभी खलिहान में पड़ी है, चंपा सिंह ने कहा। तभी फिर बड़े जोर से गड़गड़ाहट हुई और देर तक बिजली चमकती रही। हरनाम सिंह दूर मैदान में देख रहे थे। उनकी कोठी गांव के सिरे पर, जहां से दूर दूर तक खेत और मैदान दिखाई देते हैं। हरनाम सिंह को उधर गौर से देखते पाकर सभी लोग उधर देखने लगे। क्या बात है ठाकुर साहब? किसी ने पूछा। ठाकुर साहब ने उसी ओर देखते हुए कहा, इतनी बरसात में कौन दौड़ा चला आ रहा है? कहाँ कहाँ ठाकुर साहब? वो पंचम सिंह के बाग के सामने देखो। मगर किसी और को नहीं दिखाई दिया। फिर भी सब उधर आंख लगाए रहे। अचानक फिर बिजली चमकी। वास्तव में कोई भागा चला आ रहा है। काली सी आकृति दिखाई दे रही है। सब उकड़ू होकर बैठ गए। दो एक लोग खड़े भी हो गए। हमका तो लागत है डाका पड़ा है पास के गांव में, किसी ने कहा। पास के गांव में किसके यहाँ डाका पड़ेगा भाई? सब तो ससुर कंगले हैं। मिश्री जी ने बात काटी। हमारे विचार से तो कोनो मुसाफिर है, स्टेशन से आ रहा होगा। तुम भी सटिया गए हो मिश्री। भला ई बखत कौन सी गाड़ी आवत है? गाड़ी तो शाम को आवत है, मगर चले माँ देर भी तो हो सकता है। ये बात भई रामू काका ने पीक थूकी। आकृति पास आती जा रही थी। जब वह कोई 2 फरलांग दूर रह गई तो सब चुप्पी साध कर बैठ गए। अब साफ पता चल रहा था कि कोई मनुष्य है, हाथ में कुछ लिए हुए है। कहीं बंदूक तो नहीं? हरनाम सिंह ने लड़के से तुरंत दुनाली मंगवाई। उधर लड़का दुनाली लेकर आया और इधर वह आदमी ऊपर से नीचे तक कीचड़ में लथपथ आकर खड़ा हुआ। कौन है? हरनाम सिंह ने दुनाली संभालते हुए पूछा। मैं हूँ गंगू सरकार, आदमी ने हाँफते हुए उत्तर दिया। कहाँ से आ रहा है? नदी पर था, 5 कोस चलकर आया हूँ मालिक। गंगू नाव चलाता है सरयू में। क्या बात है, गजब हो गया सरकार। सरयू पार जो मंदिर है वहाँ दुर्गा और काली में युद्ध हो गया। दुर्गा जी रिसा के चली आई है। क्या बकता है? झूठ नहीं कहूँ सरकार, हमारी नाव पर बैठ के तो नदी पार की है। बाघ भी था साथ में। हमारी तो जान सूख गई मालिक। जिस क्षण बाघ नाव पर बैठा, बाघ
नाव पर आकर बैठा। हाँ मालिक, सुना है पर साल से झगड़ा रहे था दुर्गा और काली में। सुकुंभी के मेले के बखत दुर्गा का मान नहीं भया, उनके मंदिर की पुताई भी नहीं हुई, न चढ़ावा ही चढ़ा। तभी से मन मुटाव रहा दोनों बहनों में। आज मैं नदी पर था संजा बखत, देखा तो दुर्गा मैया बाग पर सवार चली आ रही है। हमार तो प्राण सूख गए, ख्याल किया कोई कसूर भवा हमसे, वही देवी आ रही है सजा दे। मगर मैया ने आवाज़ लगाई, बोली डर मती, हमको नदी पार करा दे, तेरा कल्याण होगा। मैंने डरते डरते पूछा, मैया किधर का विचार है? वह बोली, अब सुकुंभी में अकेले काली ही रहेगी, मेरा गुजर नहीं उसके संग। सब हक्का बक्का रह गए। सुकुंभी की दुर्गा और काली को कौन नहीं जानता। प्रतिवर्ष इतना बड़ा मेला लगता है, वहाँ की हाथी घोड़े तक बिकने आते हैं। हाँ, मनमुटाव की बात भी दोनों बहनों की सभी ने सुनी थी, यही हरनाम सिंह की चौपाल में। अभी 2-1 दिन पहले बात चल रही थी, मगर दुर्गा जी रिसा कर चली आए। ये तो गजब हो गया, सपना तो नहीं देखा है? हरनाम सिंह ने गंगू को डांट कर पूछा। तो यकीन न आवे सरकार, तो आप चल के देख लो। और कौन ठीक है, माता इधर ही आती हूँ। हरनाम सिंह ने सभी उपस्थित लोगों की ओर देखा और सब ने अचंभे में गंगू की ओर। बात समझ में नहीं आ रही थी। गंगू फिर बोला, झूठ बोले मालिक, तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। भला देवी देवता के बारे में झूठ बोलूँगा? मालिक, हमरे भी तो लड़के बोले हैं। गंगू ने अपने कान पकड़ लिए। हरनाम सिंह ने चंपा सिंह की ओर देखा, कहा, क्यों चंपा भाई, ऐसा भी हो सकता है? अपनी अकल तो काम नहीं कर रही ठाकुर। भगवान दीन मिस्री बोले, सच हो या झूठ देखना तो चाहिए। हरनाम सिंह फिर गंगू से बोले, देख बे, अगर झूठ बात निकली तो उल्टा लटकवा के खाल खिंचवा लूँगा। गंगू अभी तक कान पकड़े खड़ा था। बोला, जो देखा सो बताया मालिक। अब माता अंतर्ध्यान हो गई हो तो हमारा कसूर नहीं, और नहीं तो हमें का पड़ी है मालिक जो 5 कोस चलकर आपको खबर देने आता। रात में जाना उचित न समझा गया। वैसे हरनाम सिंह तैयार थे, मगर औरों ने सलाह दी, कौन ठीक साला सबको रात में गांव से बाहर ले जाएं और इधर डाका पड़ जाए, इसलिए सुबह जाने की बात ठहरी। तब तक गंगू को ठाकुर साहब ने वहीं चौपाल में रहने को कहा। थोड़ी देर में सारे गांव में बात फैल गई। सुकुंभी की दुर्गा और काली में लड़ाई हो गई और दुर्गा जी नाराज होकर वह गांव छोड़ नदी पार कर इस गांव में आ गई है। बात की बात में हरनाम सिंह की चौपाल में सारा गांव जमा हो गया और गंगू ने सबके सामने गंगा जल उठाकर बात की पुष्टि कर दी। कुछ लोगों ने गैस बत्ती लेकर जत्था बनाकर जाने की बात कही, मगर बुजुर्गों ने समझाया कि देवी देवता वाला मामला और फिर बाग साथ में जाना ठीक नहीं है। खैर, तड़का होते ही सारा गांव देवी की खोज में निकल पड़ा। आगे आगे गंगू, पीछे पीछे सारा गांव, स्त्री पुरुष सभी। 2-1 के हाथों में बंदूकें भी थी। गंगू ने बाग की बात जो कह दी थी, उसर में एक पेड़ के पास पहुंचकर गंगू बोला, यहाँ तक आते तो मैंने अपनी आंखों से देखा था मालिक। सब लोग होशियार हो गए और इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर में गंगू फिर बड़े जोर से चिल्लाया, ये देखो सरकार, बाघ के पांव के निशान जमीन पर हैं। बाघ का नाम सुनते ही सब घबरा कर एक जगह जमा हो गए। देखा तो वाकई शेर के पैरों के निशान जमीन पर पड़े थे। कुछ तो मारे डर के कांपने लगे और दुर्गा पाठ करने लगे। तुरंत बंदूक वाले आगे बढ़े और निशान देखते हुए आगे आगे चले। एक स्थान पर पहुंचकर निशान समाप्त हो गए थे।
भला देवी यहाँ से कहाँ गई? सबकी एक ही राय थी कि देवी यहाँ से अंतर्धान हो गई, मगर गई कहाँ? क्या पृथ्वी में समा गई? ठाकुर साहब ने तुरंत जमीन खोदने की आज्ञा दी तो सब लोग जुट गए। जिसके पास जो लाठी डंडा था उसी से खोदने लगे। थोड़ी देर खोदने पर पत्थर बजने लगा। तुरंत लोगों के हाथों में मिट्टी साफ की तो दुर्गा की विशालकाय मूर्ति दिखाई देने लगी। सबके माथे भूमि से लग गए। ठाकुर हरनाम सिंह ने भी हाथ जोड़ लिए। जिस स्थान पर देवी प्रकट हुई थी वह जमीन ठाकुर साहब की ही थी। मस्तक नवाकर बोले, धन भाग जो देवी हमारी भूमि पर उतरी। वाह ठाकुर साहब! तुरंत और लोग बोल पड़े, धन भाग इस गांव के जहां देवी पधारी। उसी दिन पंचायत बुलाई गई और ये निश्चय किया गया कि इस स्थान पर एक मंदिर बनाया जाए जिसमें देवी की स्थापना हो तथा एक ताल खोदा जाए और सराय बनाई जाए। गंगू ने कहा, हमारे विचार से यहाँ मेला भी लगा चाहिए मालिक। मेले ही के कारण माता रिसा के गई है कुसुम्भी से। यहाँ मेला जरूर होना चाहिए, तभी देवी प्रसन्न होगी। ये बात भी सबको जची। अतः ये भी निश्चय किया गया कि जैसे ही मंदिर इत्यादि बन जाए यहाँ एक शानदार मेला लगाया जाए। ठाकुर हरनाम सिंह ने अवश्य कुछ आनाकानी की। उनका कहना था कि उनकी भूमि पर ताल और मंदिर बनेगा तो उनको सबका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, मगर देवी देवता वाला मामला, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उनको दबा दिया गया। ठाकुर साहब जनमत के सम्मुख चुप हो गए। उसी दिन से चंदा लगना शुरू हुआ। एक सप्ताह में ही हजारों की रकम जमा हो गई। भट्टे से मुफ्त ईंटें आई। मजदूरों और कारीगरों ने मुफ्त काम किया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। अच्छी साहित्य देखकर देवी की स्थापना कर दी गई। गांव और जवार में प्रसाद बंटा। कुसुम्भी वाले भी स्थापना वाले दिन आए। मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने काफ़ी चंदा दिया था। उस दिन हाथ जोड़कर उन्होंने देवी से क्षमा मांगी कि माता, हमसे जो कुछ कसूर हुआ हमें क्षमा करो। हमको तुम दो बहनों के झगड़े का ज्ञान नहीं था, नहीं तो वहीं कुसुम्भी में तुम्हारे लिए अलग मंदिर बनवा देते। अब अनजान में जो कुछ खता हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वैसे हमसे अब भी जो कुछ हो सकेगा सेवा करेंगे। इसके बाद मेला लगा। ऐसा मेला देखने में न आया था। मीलों तक दुकानें ही दुकानें फैली थी। कुसुम्भी का मेला तो कुछ भी नहीं। जय हो दुर्गा मैया की, क्या महिमा है तुम्हारी। काली जी भी झेंप गई होंगी। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेले में बिकने ना आई हो। हाथी, घोड़े, बैल, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस, सब कुछ। 7 दिनों तक मेला चला। जिस ज़मीन पर मेला लगा था वह ठाकुर साहब हरनाम सिंह की ज़मीन थी। अतः 7 दिनों तक बराबर वह दुकानों से किराया वसूलते रहे। बड़ी सी झोली लेकर निकलते जो शाम तक भर जाती। एक दिन में हजारों की वसूली होती। 7वें दिन जब मेला उठा तो रात में ठाकुर साहब की चौपाल में केवल 2 व्यक्ति थे। एक ठाकुर साहब स्वयं और दूसरा गंगू। ठाकुर साहब गंगू को 100 रुपये दे रहे थे, मगर वह कह रहा था, ये कम है मालिक। भरी बरसात में बाघ का पंजा, जड़ी लाठी, धुर, नदी किनारे से पेड़ तक बाघ की चाल चल चल करके लगाना कोई हंसी खेल नहीं सरकार। आज तक खवों में खुम्बों में दर्द है। अकल तो हार मालिक, पर मजूरी तो हमका भी चाहिए ना। बाल बच्चे वाला आदमी होके देवी देवता के मामले में झूठ बोला, सो अलग। बरस ठीक से गुजर जाए तो देखो। अब ये तो न करो सरकार कि माया मिले न राम। आपका तो भला हो गया, अब हमारा भी भला कर दो मालिक। ठाकुर साहब ने 100 रुपये और रखे गंगू के हाथ पर और बोले, मगर देख खबरदार, अगर कभी बात जबान पर आई तो जिंदा गड़वा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो सरकार। गंगू ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर दांत निकाल दिए।
ये थी लेखक कामता प्रसाद की कहानी धार्मिक अंधविश्वासों का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाने की वृत्ति पर चोट करती हुई एक कहानी देवी का आगमन। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।